हेलो अगेन, नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मैं आपको ऐसी ऐसी खबरें दूंगा जो आपको देसी कम्युनिटी से 2 दिन बाद मिलेंगी। तो जनाब, नए पोप साहब आ गए हैं। 1.4 बिलियन कैथलिक्स ने अपना नया पोप सेलेक्ट किया है 133 कार्डिनल्स ने मिलके वेटिकन में। और उन्होंने शिकागो बेस होने की वजह से एक हिस्ट्री कायम की, उस पर बात करेंगे। यूके ने अमेरिका के साथ हिस्टोरिक डील की है। कम से कम यूके प्राइम मिनिस्टर्स को हिस्टोरिक डील करें। मैं तफसील बताऊंगा कि ऐसा क्या हुआ है। इसराइल ने गाज़ा में अब तक 62,000 लोगों को कत्ल किया है, वो मिसिंग है। वहाँ बच्चे खाने के लिए तरस रहे हैं और दुनिया कुछ नहीं कर रही। इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। पाकिस्तान में मिलिट्री ट्रायल सिविलियन का भी होना शुरू हो जाएगा, कानून बन गया है। बड़े अफसोसनाक बात है। तो भाई, अगर मिलिट्री ट्रायल सिविलियन का शुरू ही करना है तो नवाज शरीफ से शुरू करो। उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। हमारे कानूनी साहब अपनी कैबिनेट ट्यूसडे को अनाउंस करेंगे। ये जेंडर बेस्ड कैबिनेट होगी, मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन कौन एक्सपेक्टेड है। इंटरेस्ट रेट कट होने के भी चांसेस हैं जून में। और हम बात करेंगे कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये कहाँ जा रहा है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में अभी तक वॉर शुरू नहीं हुई। तो जो कुछ हो रहा है वो क्या है, हम इस पर बात करेंगे। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं। बस इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं उन 11,000, जी हाँ 11,000 व्यूवर्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मेरी पोस्ट देखते हैं। ये एक हिस्ट्री है। किसी कैनेडियन पाकिस्तानी की किसी पोस्ट पे, किसी वीलॉग पे, किसी इंटरव्यू पे 11,000 लोग व्यू नहीं करते, नहीं देखते। अगर करते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए ताकि मेरी गलतफहमी दूर जाए। तो उन सब का बेहद शुक्रिया। मैं आपसे कभी नहीं कहता हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मुझे बिजनेस नहीं करना, मैं तो आप लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ। बस आप देख लेते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, ऑपरेशन सिंदूर जो हॉट टॉपिक है उस पर बात करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान ये जो फिक्स्ड मैच हो रहा है। मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि जब जेडी वेंस, लाइक वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के, इंडिया गए थे तो इंडिया ने उनसे कहा था कि भाई ये पहलगाम में मार दिए हैं पाकिस्तानियों ने 26, कोई सबूत नहीं है लेकिन इल्ज़ाम पाकिस्तान पे, और हो सकता है सही भी हो, मार दिए हैं तो इसका हमें बदला लेना है। तो वेंस ने अपेरेंटली और मुबैन तौर पे यही सजेस्ट किया था कि भाई अगर आपको मारना ही है तो आप टारगेट्स पे मारिए, प्रॉपर वॉर नहीं शुरू करें क्योंकि आप दोनों न्यूक्लियर हैं। ये भी मुबैन तौर पे कहा जा रहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान की जो हुकूमत है, वो शहबाज शरीफ जो है वो तो टट्टू वज़ीर आज़म है, जो भी पावरफुल लोग हैं उनसे बात की थी कि भाई इंडिया टारगेट करेगा उन लोगों को जो जिम्मेदार हैं पहलगाम के। और देखिए, सच बात यह है, अगर आप इंसानियत की बात करें तो आप बेगुनाहों को जिसने भी मारा है, मेरे हिसाब से वो मुजरिम है। और अगर यकीन करें मुझे इल्म होता कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने 26 बेगुनाहों को मारा है तो मैं कहता इंडिया से ये ले लीजिए अपने मुजरिमों को। अब देखिए, इंडिया ने ड्रोन फेंके, मस्जिदें शहीद हुई, मदरसे शहीद हुए। बात सिर्फ टारगेट की नहीं रही, बात तो अब लाहौर पे आ गई है। इंडिया के जो अटैक है वो बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के 15 शहरों पे अटैक हो गया। लाइक वाइज पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया है। इंडिया ये कहता है, इंडियन चैनल ये कहता है कि पाकिस्तान ने शहरी आबादी पे बमबारी की, ड्रोन फेंके। जबकि अभी मैंने हमारे वज़ीर दिफा, वो भी जो फॉर्म 47 के वज़ीर दिफा हैं खैरा साहब, उनका बयान से उन्होंने कहा भाई हम तो सिविलियंस को कभी भी टारगेट नहीं करेंगे, हम तो इंडिया के फ़ौजी अड्डों पे हमला करेंगे। अभी तक तो आपने एक भी फ़ौजी हमला नहीं इंडिया का तबाह किया, बता दीजिए आपने कौन सा किया है इंडिया का हमला। तो ये जो फिक्स मैच हो रहा है, और इसमें जैसे मैंने आपसे कहा कि एम्पायर्स जो हैं वो भी, उनकी भी कंसर्न शामिल है ना। एम्पायर्स कौन है? ऑब्वियसली अमेरिका है। उसकी ब्लेसिंग से, क्योंकि बगैर अमेरिका की ब्लेसिंग के अब कुछ नहीं होता। स्पेशली ट्रम्प साहब के एडमिनिस्ट्रेशन में, मैं उन्हें हेड मास्टर कहता हूँ कि हेड मास्टर साहब जो ऑर्डर देते हैं दुनिया में वही होता है। हेड मास्टर साहब ने आने से पहले कह दिया था मैं यूक्रेन रशिया की वॉर ख़त्म करा सकता हूँ, मुझे पता है कैसे ख़त्म कराना है। बार उन्होंने रोक दी बार, टेम्प्रेरी सही लेकिन वॉर रुकवा दी। पावरफुल आदमी है, बहुत कुछ कर सकते हैं। और अब जबकि पोप साहब भी अमेरिका के आ गए, शिकागो बेस, तो अब तो ट्रम्प साहब के बल्ले बल्ले हो गई कि अमेरिकन पोप जो 1.4 बिलियन लोगों कैथलिक्स को रिप्रेजेंट करता है, और इधर ट्रम्प साहब, तो ये तो अमेरिका पूरी दुनिया पे छा गया है। और वो जो हेड मास्टर कहेंगे वही होगा। और अफसोस की बात यह है कि जो ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है, ये एक मुसलमान कर्नल सोफिया कुरैशी ने इसको नाम दिया। और अगर आप उनको सुने तो वो सिर्फ नाम की मुसलमान है, ना उनकी ज़बान मुसलमानों वाली है, ना लबो लहजा, और ना उनका तौर तरीका। खुदा मालूम किसकी औलाद है, किसने उनको पैदा कर दिया।
बहरहाल वो कहीं से भी मुसलमान नहीं लगती. बहरहाल लॉयल्टी दिखा रही है, मजबूरी है. इंडिया में जो मुसलमान रहते हैं उनकी इंतहाई मजबूरी है. और कायदे-आज़म ने सही कहा था कि जितने मुसलमान इंडिया में रहते हैं वो सारी उम्र हिंदुओं को ये बावर कराते रहेंगे कि हम आपसे लॉयल हैं. और वो ये सोफिया कुरैशी भी कर रही है जिसने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया. क्यों दिया है इसकी डिटेल तो जाएंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा. लेकिन बहरहाल ये जो झड़पें हो रही हैं, अभी तक कोई नहीं मान रहा, ना इंडिया ना पाकिस्तान ना दुनिया, कि इंडिया पाकिस्तान जो है दे आर एट वॉर. दे आर नॉट. दुनिया के जो लीडर्स हैं वो ढके छुपे लफ्ज़ों में कुछ कंडेम कर रहे हैं, कुछ इंडिया को जायज़ करार दे रहे हैं. ट्रम्प साहब ने इसको शेमफुल एक्ट कहा है, लेकिन कर कुछ नहीं रहे. तो अब हो ये रहा है जनाब कि पाकिस्तान ढीला ढाला रिटेलिएट कर रहा है. उसकी वजह ये कि पाकिस्तान में अगर सिविल गवर्नमेंट होती, नॉट नेसेसरी, मैं ही नहीं कह रहा कि इमरान खान की गवर्नमेंट होती, अगर डेमोक्रेटिक सिविल गवर्नमेंट होती तो रिटेलिएशन डिफरेंट होता. अभी जो आसिम मुनीर साहब हैं, ये सारा जो तमाशा हो रहा है, फिक्स जो मैच हो रहा है, ये उनकी एक्सटेंशन के लिए, ये मैं नहीं कह रहा, बहुत लोग कह रहे हैं. और मोदी साहब के जो बिहार में इलेक्शन आने वाले हैं उसको तक़वियत देने के लिए सारा ड्रामा किया जा रहा है. लेकिन जो बेगुनाह मर रहे हैं इसमें, देखिए जब वॉर होती है ना दो न्यूक्लियर नेशंस के दरमियान, तो दुनिया देखती है कि वॉर हो रही है. दुनिया को पता है कि वॉर नहीं है, ये झड़पें हैं और ये जल्द ख़त्म हो जाएंगी. और अल्लाह करे जल्द ख़त्म हो जाए. अब ये कि इंडिया ये कहता है, मोदी साहब कहते हैं कि मैं सज़ा दूंगा उनको, गुजराती है ना, सज़ा को सज़ा दूंगा, सख्त सज़ा मिलेगी. किसको मिलेगी यार? पहले आप ये तो बताइए किसने किया है. आपने तस्वीरें खाके बना के रिलीज़ कर दिए, आपके पास कोई सबूत है? नहीं है ना सबूत. लेकिन चलिए अब बात सबूत से आगे बढ़ गई है. और अब ये कि दोनों एक दूसरे पे ड्रोन फेंक रहे हैं. अब अगर आप इंडियन चैनल सुने तो इंडियन चैनल ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो अटैक कर रहा है वो चाइना की मदद से कर रहा है, टर्की की मदद से कर रहा है. और उन्होंने कोई तस्वीर भी दिखाई, मैं इंडियन चैनल देख रहा था. जबकि इंडिया जो है ये बात पक्की है कि उसने पहले रफेल तैयारी यूज़ की जो फ्रांस के बने हुए थे, फिर रशियन ड्रोन उसने जो रशिया से ख़रीदे थे वो यूज़ किए, और तो और इसराइल के बने हुए भी वो वॉर इक्विपमेंट यूज़ कर रहा है. तो ये कोई नई बात नहीं. ज़ाहिर आप दुनिया से ख़रीदते हैं, तो जब जंग होगी तो आप ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे. अल्लाह करे ये जंग जो बेकार की जंग है जल्दी ख़त्म हो जाए. आई विश पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती तो रिटेलिएशन डिफरेंट किस्म का होता. देखिए आजकल कदीर खान को कौम बहुत रो रही है और याद कर रही है. और मैंने बारहा ये बात आपको बताई है कि जब मैं उनसे मिला था 2000 में, तो कदीर खान बहुत अफसरदा थे और उनको अफसोस था कि उन्होंने इस मुर्दा परस्त कौम पाकिस्तान के लिए काम किया. लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को मजबूत कर गए. अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे. कौम अब उन्हें बनने के बाद याद करिए, भुट्टो साहब को याद करिए मरने के बाद. और वो कम वक्त नवाज शरीफ को क्रेडिट दे रहे हैं, जबकि मैंने आपको 10 दफ़ा ये बात बताई कि कदीर खान ने मुझे खुद कहा था कि नवाज शरीफ तो इस हक़ में ही नहीं था कि हम अपना एटम बॉम्ब ज़ाहिर करें या गौरी जो है या हम किसी किस्म का भी एक्सप्लोजन करें जिससे पता चल जाए कि हम एटमी पावर है. तो नवाज शरीफ का कोई क्रेडिट नहीं. बात नवाज शरीफ पे आई तो जनाब पाकिस्तान में अब ये फैसला हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है. आप सोचिए कैसे हो सकता है? जो मिलिट्री ट्रायल लेने वाले ना वो कभी कानून पढ़ा उन्होंने, ना वो जजेज हैं, ना वो वकला हैं, तो वो ट्रायल कैसे करेंगे? तो जरगा हो गया ना, कि जिस तरह जरगा होता है कि आप जरगे में फैसला करेंगे, तो ये तो बहुत अनसिविल बात है और दुनिया में कहीं भी नहीं होता. और अगर फ़र्ज़ करें कि आसिम मुनीर साहब, सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर साहब जो पाकिस्तान के बेताज बादशाह हैं, वो वाकई अगर सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में कराना चाहते हैं, तो उनको हाफिज़ कुरान होने की हैसियत, सैयद और सादात होने की हैसियत से मैं उन पे ज़ोर डालता हूँ कि सबसे पहला ट्रायल नवाज शरीफ का करें कि उसने पैसेंजर प्लेन को उड़ाने का हुक्म दिया था, जिसमें उस वक्त के आर्मी चीफ मुशर्रफ साहब आ रहे थे श्रीलंका से. वो पैसेंजर प्लेन था, तो 300+ पैसेंजर से सबसे पहले इस शख्स का आप मिलिट्री ट्रायल कीजिए और इस शख्स को जो है आप चौक पे फांसी दीजिए अगर आप करना ही चाहते हैं ना. और जनाब अदलिया की ये हालत है कि जस्टिस आयशा मलिक जो सुप्रीम कोर्ट की जज है, उन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा था जिसको आईटी ने अपलोड नहीं किया, और वो शिकायत करी कि आईटी जो है वो अपलोड नहीं करती. यानी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस का फैसला, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि जो नज़रसानी हुई थी मखसूस नशिस्तों पे ये गलत है. तो आप देखिए ये तो जस्टिस की हालत है. वो अमीनुद्दीन को बिठा दिया है, वो जो है बिठाया इसलिए आइनी बेंच बना के कि वो सारे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को हिलाए जुलाए. अब अगर इमरान खान की बात करें तो अब इमरान खान के रिलीज़ होने का वक्त आ गया. अब वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है कि जो इन लोगों को इमरान खान को रिलीज़ करना पड़ेगा, इसलिए कि अडियाला जेल में ट्रायल
آصم منیر صاحب اسی لیے کروا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی جان کو سخت خطرہ ہے, ہم کورٹس میں نہیں لے جا سکتے. تو ارے بھائی, خطرہ تو دشمن سے ہوتا ہے نا. اب جس قسم کے ڈرون آ رہے ہیں انڈیا سے, لاہور تک میں آ گیا, تو اڈیالہ جیل پہ کیوں نہیں آ سکتا؟ تو اس خطرے کے پیش نظر پوری قوم کی ڈیمانڈ ہے کہ ان کو اور نہ صحیح تو پیرول پہ رہا کیا جائے اور محفوظ مقام پہ پہنچایا جائے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ اب آثار ایسے ہو رہے ہیں کہ عمران صاحب کی رہائی قریب آ رہی. کن ٹرمز پہ ہوگی یہ نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ اب جو نمبر 2 مین ہے شمشاد مرزا صاحب, کہا جاتا ہے کہ وہ بھی عمران خان سے ملے اور کچھ ڈیل ہو رہی ہے. اگر ہم کینیڈا کی بات کریں تو ہمارے پرائم منسٹر کارنی صاحب ٹیوزڈے کو اپنی کیبنٹ کا اعلان کریں گے, اور ان کی یہ کیبنٹ جینڈر بیس ہوگی جیسا کہ ٹروڈو صاحب چاہتے تھے. انہوں نے اعلان کیا کہ وہ ٹروڈو کی طرح جینڈر بیس, یعنی عورتوں اور مردوں کو برابر. کتنے پرانے اس میں شامل ہوں اور کتنے نئے یہ نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ انہوں نے جو 24 لوگوں کی کیبنٹ بنائی تھی وہ ایکچولی سے جیسے ایڈ ہاک کیبنٹ جسے کہنا چاہیے نا, وقتی طور پہ کام چلانے کے لیے, جب وہ الیکٹ ہوئے تھے لیڈر اور پرائم منسٹر. اب جو کیبنٹ ہوگی تو پکی کیبنٹ ہوگی. ظاہر ہے اگلے الیکشن جو 4 سال بعد ہونا چاہیے, لیکن میں سمجھتا ہوں جلدی ہوں گے, تو یہ ان کے لیے کیبنٹ ہوگی. تو ٹیوزڈے کو وہ اناؤنس کریں گے. دوسری طرف یو کے نے سیلیبریشن شروع کر دی ہے کہ یو کے اور امریکہ کی زبردست ہسٹورک ڈیل ہو گئی ہے, اور واقعی ٹرمپ صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں. حالانکہ ابھی تک کوئی ریٹرن میں نہیں ہوا, سائن کچھ نہیں ہوا, لیکن یو کے پرائم منسٹر اس کو ہسٹورک ڈیل کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ جو رعایات, جتنی بھی مراعات ٹرمپ صاحب نے یو کے کو دی ہیں وہ اور کسی ملک کو نہیں دی. 10% انٹرنیشنل ٹیرف تو برقرار رہے گی یو کے لیے بھی, لیکن جو کار مینوفیکچرز ہیں نارتھ امریکہ کے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کینیڈین مینوفیکچرڈ کار برٹش امپورٹڈ کار کے مقابلے میں مہنگی ہوگی. اس کی وجہ سے جو ٹرمپ صاحب مہربانیاں کر رہے ہیں یو کے اوپر. لیکن یو کے جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہم بیف کا بھی اب ٹریڈ کریں گے, امریکن بیف بھی آئے گا اور دوسری جو صنعتی مصنوعات ہیں وہ بھی آئے گا. تو ہماری یہ بہت ہسٹورک ڈیل ہے. تو چلے اللہ کرے ہسٹورک ڈیل ہو. گڈ لک ٹو دیم, گڈ لک ٹو یو کے اینڈ گڈ لک ٹو امریکہ. اور ایسا ہی ہو, اللہ کرے کہ واقعی ہسٹورک ڈیل ہو, کیونکہ ٹرمپ صاحب جو ہے ان کا کچھ نہیں پتہ. وہ سو کے اٹھتے ہیں تو وہ ایک نئی ٹیرف بتاتے ہیں, 2 دن بعد ان کی ٹیرف چینج ہو جاتی ہے. اسی طرح ان کا جو اسٹاف ہے اس کا بھی کچھ نہیں بھروسہ ہے کہ آج وہ ہے کل نہیں ہے. تو بیسیکلی ٹرمپ صاحب کا اگر دیکھا جائے تو وہ 1 مین شو ہے, کہ وہ ٹرمپ صاحب کسی بادشاہ سے کم نہیں ہے. اور وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی امریکہ کے لوگوں نے مجھے کیوں الیکٹ کیا, اسی لیے الیکٹ کیا نا کہ بھائی میں ان کی بہتری کے لیے کام کروں, تو مجھے تو امریکہ کو دوبارہ ریچ کرنا ہے. یہ ٹیرف جو ہے وہ دوبارہ ٹیرف سے دوبارہ امریکہ ریچ ہوگا, ہم پیسے وصول کریں گے دنیا سے. اور ٹرمپ صاحب نے جو میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ جو آپریشن سے دور ہے انڈیا پاکستان کی جو جھڑپیں ہو رہی ہیں, جو فکسڈ میچ ہو رہا ہے جس کا فیصلہ ابھی نہیں پتہ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا, ٹرمپ صاحب نے شیم فل کہتے ہوئے یہ بھی کہا کہ یہ ملک تو بہت عرصے سے لڑ رہا ہے, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سینچری سے لڑ رہا ہے. اور یہ بات بھی صحیح ہے. اور دیکھا جائے تو بڑی عجیب بات یہ ہے کہ انڈیا پاکستان میں بہت ساری چیزیں کامن ہیں. ہم لوگ ایک جیسے کپڑے پہنتے ہیں, ایک جیسا کھانا کھاتے ہیں, ایک جیسی زبان بولتے ہیں. اور مذہب جو ہے وہ تو بڑی پرسنل چیز ہے. بھائی وہ ہندو ہے, ہوا کرے ہندو, ہے نا, ہم مسلمان ہیں, ہوا کریں ہم مسلمان. لیکن یہ جنگیں جو ہے نا اس کا کوئی حل نہیں ہے, یہ بڑی ایکسپینسو ہوتی ہیں. دیکھیے انڈین چینل یہ بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان IMF سے بھیک مانگ رہا ہے کہ ہمیں پیسے دو, ہمارا بہت خرچہ ہو گیا انڈیا کی وار میں. اور دوسری طرف انڈین چینل یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کا ایک ویژن تھا کہ 2047 میں انڈیا ورلڈ پاور اور ورلڈ ٹریڈ پاور بن جائے گا, لیکن یہ ووٹس کی وجہ سے اتنا نقصان ہو جائے گا کہ انڈیا پیچھے ہو جائے گا. لیکن مودی صاحب نے یہ اگر بات اٹھائی ہے, وار کو ترجیح دی ہے, تو یقیناً انہوں نے سیف میجر لیا اور لیڈرشپ شو کی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ویڈیو میں آپ کو کارنی صاحب کی کیبنٹ اور کون کون اس کیبنٹ میں اور کیا ہے, کیوں ہے, اور انٹرسٹ ریٹ کب کٹ ہوگا, کتنا ہوگا, اس کے بارے میں تفصیل بتاؤں گا. جب تک کے لیے فی امان اللہ.